नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। इनसे आज हम इस वीडियो में 2-3 सवाल पूछने वाले हैं। देखिए, तीनों सवाल काफ़ी अहम हैं। आप जानते हैं कल ही पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का नतीजा निकल के आया है, जिसमें साफ हो गया है कि टीएमसी ने अपना पताका लहरा दिया है, परचम लहरा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव हार गई है नंदीग्राम से, तो अब वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी? उसके साथ ही साथ बिहार में क्या हाल है फिलहाल जेडीयू के, क्योंकि बीजेपी की हार हो गई है पश्चिम बंगाल में। इसके साथ ही साथ एक बिहारी प्रशांत किशोर, जिसने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को धूल चटा ही दिया। जो दावा उन्होंने किया था कि 100 से कम सीटों पर समेट देंगे, ठीक वही हुआ। ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ हैं। क्या लगता है, सबसे पहले प्रतिक्रिया तो ये देखिए, आपने जो सवाल किया कि टीएमसी बंगाल जीत गई, बीजेपी जो कह रही थी, नरेंद्र मोदी कह रहे थे 2 मई दीदी गई, सभी लोग कहते हैं। तो दीदी तो नहीं गई, मोदी गए, अमित शाह गए। और जिस बंगाल के कारण पूरे देश में कोरोना की लहर आई, वह भी आप समझते हैं। लेकिन आपने सवाल पूछा कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी चुनाव हार गई, अब क्या होगा। देखिए, अंतिम फैसला तो ममता बनर्जी को लेना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगी कि नहीं बनेंगी। लेकिन यदि वो बनती हैं तो भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार नहीं होगा कि चुनाव हारने के बाद कोई मुख्यमंत्री बन रहा है। यदि आप इतिहास में जाएं तो हम 1952 की चर्चा करेंगे। 1952 तब महाराष्ट्र राज्य नहीं था, बॉम्बे कहलाता था, और मोरारजी देसाई चुनाव हार गए थे विधानसभा का। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी वे मुख्यमंत्री बने थे। तो ये उदाहरण, ये मिसाल पहले से है। मोरारजी देसाई का कद कितना बड़ा था आपको पता है। तो ममता बनर्जी यदि मुख्यमंत्री बनती हैं तो ये पहला उदाहरण नहीं होगा। नहीं, दूसरी बात, ये बातें निकल के आ रही हैं कि उपचुनाव भी होना है। हाँ ठीक है। देखिए, टोटल वहां 294 सीट्स थी ना, 292 पर चुनाव हुआ, मैं सही हूं तो 2 विधानसभा चुनाव में 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव फिर से होने हैं। ममता बनर्जी के पास ये विकल्प मौजूद है कि वो अगले 6 महीने में यदि मुख्यमंत्री बनती हैं तो चुनाव लड़कर चुनाव जीत ले। और ममता बनर्जी हैं, उनके लिए कोई भी इस्तीफा भी दे सकता है। हाँ। तो ये ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की बात हुई। आखिरी फैसला ममता बनर्जी करेंगी। चलिए, दूसरी बात, आपने कहा एक बिहारी प्रशांत किशोर सब पर भारी। तो देखिए, ये कहावत जो है, ये जो लोकोक्ति है, यह आज से नहीं कहा जाता है एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ने यह साबित किया कि एक प्रशांत किशोर, एक बिहारी नरेंद्र मोदी अमित शाह पर भी भारी, जो ये मानकर चलते रहे कि हमसे आगे कोई नहीं। हमारे सामने कोई नहीं। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, बहुत साल की बात नहीं है कि जब प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के इलेक्शन कैंपेन को संभाला। आप याद कीजिए उन दिनों को जब प्रशांत किशोर नहीं जुड़े थे। प्रशांत किशोर जब नहीं जुड़े थे तो ममता बनर्जी की चर्चा रोज बरोज निगेटिव कारणों से होती थी। कभी कुछ बोल देना, कभी कुछ कर देना। लेकिन जब प्रशांत किशोर जुड़े तो देखिए, प्रशांत किशोर की जो पहली खासियत है या जुड़ने के पहले की जो शर्त होती है वो ये है कि आपको मेरे मुताबिक चलना होगा। क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे कैंपेन होगा, क्या जवाब देना है, क्या नहीं जवाब देना है। आपको यह भी पता है कि प्रशांत किशोर की भूमिका 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में रही। बाद में अमित शाह से अनबन हुई, इसलिए वो अलग हुए। 2015 में फिर नीतीश कुमार के साथ जुड़े। हाँ, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की टीम ने टकराने की कोशिश की, यदि उत्तर प्रदेश को छोड़ दे जहां कांग्रेस के भीतर ही खेला हो गया, तो प्रशांत किशोर ने अमित शाह और नरेंद्र मोदी को मात दी है। प्रशांत किशोर की जगह पर बीजेपी ने बड़े बड़े नए स्ट्रेटजिस्ट को पैदा करने की कोशिश की। अमित मालवीय, इतने सारे ट्रॉलर्स, लेकिन उनके सामने टिक नहीं पाए। तो प्रशांत किशोर की जो स्ट्रेटजी, और प्रशांत किशोर जो करते हैं वो खुला खेल फरुखाबादी।
नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम बीजेपी को लगा कि हम जय श्री राम करके चुनाव जीत लेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, मंदिर मस्जिद। हाँ, लेकिन इसका जवाब भी प्रशांत किशोर ने दिया। यदि बीजेपी के पास जय श्री राम था तो ममता बनर्जी के लिए जो प्लान तैयार किया प्रशांत किशोर ने, उसमें चंडी पाठ भी था और कुरान की आयतें भी थी, और कोलकाता में बैठी काली माँ ममता बनर्जी के साथ रही। तो इनका जय श्री राम का जो नारा दिखावटी होता है, समझे, कि देखिए राजनीति में, धर्म में जय श्री राम कह ले, जय सिया राम कह ले, लेकिन वोट मांगने के लिए आप जय श्री राम कहें तो यह बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन आपने जब जय श्री राम कहा तो उन्होंने चंडी पाठ और कुरान की आयतें शुरू कर दी। मतलब उन्होंने भी वही मास्टर स्ट्रोक खेला जो आपने खेलना चाहा। जवाब देखिए, प्रशांत किशोर की आलोचना मैं इसलिए करता भी हूँ, देखिए कुछ मुद्दों पर मैं सहमत नहीं होता हूँ। प्रशांत किशोर ने जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन संभाला था 2014 के पहले प्रधानमंत्री बनाने को, तब से उन्होंने देश के चुनाव को इतना खर्चीला बना दिया है कि अब कोई गरीब व्यक्ति या कोई गरीब पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती है, क्योंकि अब कैंपेन नहीं होता है, इवेंट होता है। आपने बंगाल में भी देखा कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के जो कार्यक्रम लगाए जाते थे उसमें चुनावी सभा की जिक्र नहीं होती थी, उसमें इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, इवेंट नंबर 3। तो देखिए ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। यदि आप 2014 के पहले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग जो चुनाव लड़ रहे होते थे उनका भाषण सुनने को आते थे, और उसके पहले प्रधानमंत्री मतलब जिलों में जाकर इतनी बड़ी सभाएं नहीं किया करते थे। लेकिन गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं। हाँ, वो तो हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में भी चले गए थे। तो अब जो पहले जो लोग आते थे वो इस उम्मीद से नहीं आते थे, इस आशा से नहीं आते थे कि जहाँ जाएंगे वहाँ पानी की बोतल भी मिलेगी, वहाँ कैप भी मिलेगा, वहाँ पट्टा भी मिलेगा, वहाँ तमाम तरीके के लजीज व्यंजन भी होंगे। और आप देखते ही हैं कि जब चुनाव शुरू होता है तो यदि विरोधी पार्टी के पास 1 हेलीकॉप्टर होता है तो भाजपा के पास 10 हेलीकॉप्टर होता है। तो चुनाव कितना कठिन हो गया। अब देखिए जो प्रशांत किशोर जिन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मात दिया, अब कल भाजपा के नेता कबूल कर रहे थे प्रशांत किशोर ने बंगाल में कोई महागठबंधन नहीं बनने दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने यह महसूस कर लिया कि अकेली ममता सब पर भारी होंगी यदि ठीक से चुनाव लड़े तो। अब कल बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम इसलिए हार गए या सत्ता से इसलिए दूर रहे कि जो ममता विरोधी वोट था वो कांग्रेस और सीपीएम लेफ्ट ने काट लिया। तो क्या सवाल तो ये है कि क्या बीजेपी वहां कांग्रेस और सीपीएम के वोट के भरोसे चुनाव जीतने गई थी? यदि गई थी जीतने तो प्रशांत किशोर ने इसे पकड़ लिया। प्रशांत किशोर ने यह विकल्प मौजूद रखा मतदाताओं के पास, यदि आप ममता बनर्जी से खपा भी हैं तो आपके पास विकल्प सिर्फ भाजपा नहीं है, आपके पास विकल्प सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस भी है। तो वोट का डिवीजन उधर हुआ और इसका फायदा टीएमसी को साफ तौर पर प्राप्त हुआ। तो प्रशांत किशोर ने पराजित किया हर। देखिए अब प्रशांत किशोर को डैमेज करने के लिए, और बीजेपी की ये चाल भी होती है, आप बिहार विधानसभा के चुनाव के वक्त भी देख रहे थे कि किस तरीके से चिराग पासवान का वीडियो शूट वायरल हुआ। चिराग पासवान ने आरोप लगाया था जदयू पर। अब इसी तरीके से आप बंगाल में देखिए, प्रशांत किशोर क्लब हाउस पे मीटिंग कर, जैसे आप गूगल मीट पर हम लोग मीटिंग करते हैं, क्लब हाउस भी उसी तरीके की व्यवस्था है, उस पर मीटिंग कर रहे थे देश के चुनिंदा पत्रकारों के साथ और थिंक टैंक के साथ, जिसमें रवीश कुमार भी थे, तमाम लोग थे। अब किसी को पता नहीं चला कि वो ओपन था और उस क्लब हाउस की मीटिंग को आउट कर दिया गया। और ये कहा जाने लगा कि अब तो प्रशांत किशोर ही कह रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता है, एंटी इनकम्बेंसी है। तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले ही हार कबूल कर ली। तो प्रशांत किशोर जो हमने कहा एक बिहारी सब पर भारी, अब तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी भारी दिखाई पड़े हैं। ऐसा नहीं हुआ कि वे पीछे हट गए,
वो और सामने आए, वो और सामने आए सबको इंटरव्यू देना और फिर शुरू किया। कहा इंटरव्यू देना हाँ शुरू कि कर जो दिया। मैंने कहा वो सही कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी की लोकप्रियता है। यह भी सही है कि हाँ कुछ जाति गुलबंदी हुई है, यह भी सही है कि एंटी इनकम्बेंसी भी कुछ है। बावजूद इसके चुनाव टीएमसी जीतेगी और 100 से कम सीटों पर बीजेपी को हम बांधेंगे वही हुआ और भी। यदि ऐसा नहीं कर पाए तो हम छोड़ देंगे। जो काम करें वो छोड़ देंगे। हाँ, जो काम करें वो छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं हुआ कि वो दब गए, वो सामने आकर चुनौती स्वीकार करी और इसको कहते हैं ताल ठोक के डंके की चोट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता। तो प्रशांत किशोर ने फिर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी को हराया है। चलिए, अब बिहार चुनाव नहीं, हम एक सेकंड, आप बिहार चुनाव 2015 को भी याद कीजिए जब महागठबंधन बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशांत किशोर अलग हो चुके थे। देखिए उस व्यक्ति का माइक्रो मैनेजमेंट या माइक्रो एनालिसिस। प्रधानमंत्री ने बिहारी अस्मिता पर, बिहार के डीएनए पर एक टिप्पणी कर दी थी और इसके बाद प्रशांत किशोर ने उसी डीएनए को मुद्दा बनाकर बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मात दे दी थी और जो इनका अश्वमेध रथ चल रहा था 2014 के बाद उसे बिहार में रोक दिया था। चलिए, अब आप आ रहे थे जेडीयू पर। हाँ, बिहार में देखिए, क्योंकि हम सवाल इसलिए पूछ रहे थे उस वक्त कि उपेंद्र कुशवाहा, उनके ट्वीट के बाद ही ये सारा माजरा जो है सामने निकल के आया है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार ने उनको गले लगाकर स्वागत किया था। और ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा ने इतना कुछ लिखा है, कल देर रात को हमने भी खबर चलाई है, तो तक नीतीश कुमार को पता नहीं होगा या जेडीयू के लोगों को पता नहीं होगा। जेडीयू के भीतर खामे में क्या खुशी चल रही है क्या? देखिए, जेडीयू के कई नेताओं से मैं कल से लगातार संपर्क में था जब ट्रेंड्स आने शुरू हुए थे और टीएमसी की बढ़त हासिल हो रही थी। देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन ये 100% नहीं 500% सच बात है कि बंगाल के नतीजों से बिहार में जेडीयू काफी जो बीजेपी के साथ सरकार चला रही है, भीतरे भीतर यदि हिंदी के शब्द में, बिहार के शब्द में कहें तो बहुत ही खुश है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। क्योंकि जेडीयू को पता था कि ऐसे माहौल में भी बंगाल यदि भाजपा जीत जाती है तो अहंकार इतना बढ़ जाएगा, घमंड इतना बढ़ जाएगा कि वो बिहार में भी नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब बंगाल की हार इतनी शर्मनाक है क्योंकि चौक चौराहे तक अमित शाह का रोड शो हो रहा था, गलियों में पूरे देश को उतार दिया गया था। केंद्रीय मंत्री गली में पोस्टर लगवा रहे थे, अमित शाह बांट रहे थे। तो अब अहंकार इतना बढ़ेगा। तो अब देखिए शर्मनाक हार मिली है। शर्मनाक हार के बाद अभी सत्ता को, बिहार की सत्ता को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए जेडीयू को तसल्ली मिली है, जेडीयू को खुशी मिली है कि चलो अभी शांति है। लेग पुलिंग पिछले कई महीनों से नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की चलती रही है और खींचतान देखा ही आपने किस तरीके से एमएलसी के पद भरे जाने को लेकर या कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर कितना लेट हुआ, 2 बार कहना पड़ा। और इस त्रासदी काल में भी, विपदा काल में भी बिहार को मिलने वाली सहायता कितनी देर की जा रही है। आप देखिए ना, हम उदाहरण दे रहे थे, हम पढ़ भी रहे थे एक जगह पर कि इंडिया से वैक्सीन करोड़ों की संख्या में दूसरे देशों को दी जा रही है, लेकिन वही भारत की वैक्सीन बिहार को नहीं दी जा रही है, जबकि बिहार की ओर से मांग भी की गई है। ये भी कहा गया है कि खर्चा राज्य सरकार उठाएगी, फिर भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार। सिर्फ और सिर्फ बिहार को नहीं मिला है, मतलब ऐसे भी और कई राज्य हैं जहां नहीं दिया गया है अभी, लेकिन जो दिया भी जा रहा है। आपने देखा जब रेमडेसिविर को लेकर इतना हाहाकार मचा था, गुजरात से लाया जाना था, डबल इंजन की सरकार है, सहयोगी सरकार है, तो कहा गया कि आप प्लेन भेजिए और ले जाइए। यदि आप दयालु होते, मित्रवत होते, क्या आपको अमेरिका ने कहा, आपको ताइवान ने कहा या दूसरे देशों ने कहा कि आप जहाज भेजिए उसके बाद ले जाइए? उन्होंने भेज दिया। तो आप मदद का हाथ बढ़ा रहे थे, लेकिन देरी इतनी कर रहे थे। और क्या अहमदाबाद से एक प्लेन नहीं भेज सकते थे बिहार दवाओं के साथ? ऑक्सीजन को आपूर्ति को लेकर भी देखिए, अब तक जो बात कही गई कि बिहार को जितना ऑक्सीजन मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाएं देखिए, लेकिन अब बीजेपी के सामने असली चुनौती है उत्तर प्रदेश का चुनाव अगले साल। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो माहौल देश का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, मैं बंगाल के चुनाव को लेकर बहुत संवेदनशील इसलिए भी था,
मैं बहुत लिख पढ़ नहीं रहा था, लेकिन मैं भी 2 साल बंगाल में रहा हूँ सिलीगुड़ी में, कि बंगाल में क्या बीजेपी जीतेगी? क्योंकि मैंने बंगाल में देखा ये है कि 5 पैसे और 10 पैसे की मूल्य वृद्धि पर भी, यदि सिगरेट का दाम 5 पैसा बढ़ता था, भूंजे का दाम 10 पैसा बढ़ता था, तो जो बंगाली लोग हैं वो आंदोलित हो जाते थे। तो महंगाई जिस कदर बढ़ी, क्या उसमें भी लोग बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे? नहीं किया लोगों ने। तो उत्तर प्रदेश एक बड़ी चुनौती है, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फायदे में सिर्फ ये है कि वहाँ विरोधी पार्टियों में जबरदस्त का बिखराव है, एक मत नहीं है। कांग्रेस की शक्ति गौन है, मायावती और अखिलेश यादव दोनों की धाराएं अलग है। नहीं, एक समय में था बीच में जब एक हाँ, हुए थे। हाँ, लेकिन चला नहीं ना। लेकिन अब यदि हम बिहार के प्रसंग से जोड़ेंगे तो देखिए, उत्तर प्रदेश के वोटरों में भी 4% कुर्मी है, नीतीश कुमार की जाति, कुशवाहा भी है। तो नीतीश कुमार को परेशान कर उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने की ताकत फिलहाल तो अभी बीजेपी के भीतर नहीं दिखाई पड़ेगी। अनुप्रिया पटेल जो वहाँ कुर्मियों की नेता हैं, एमपी भी हैं, वो भी बहुत खुश नहीं है। और वहाँ देखिए दूसरे समीकरण भी चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपराध उन्मूलन के लिए, अपराधियों के सफाई के लिए अभियान चला रखा है। लेकिन एक आरोप उन पर यह भी लगता है कि ठाकुरों को छोड़कर ब्राह्मणों को वहाँ फोकस किया गया, ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, और सिर्फ ब्राह्मण जाति के जो दबंग थे उनका सफाया किया गया। वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चलते रहे। खैर, लेकिन बिहार से जोड़ेंगे तो अब देखिए, ऐसी स्थिति में बीजेपी नहीं है कि वो तुरंत नीतीश कुमार को टच करे, समझे। और बगैर नीतीश कुमार के कुछ हो भी नहीं सकता, खेल भी नहीं हो सकता, सरकार भी नहीं चलेगी, सरकार भी नहीं चलेगी। तो जेडीयू के भीतर खुशी ही है, बोलेगा कोई नहीं, लेकिन सबको अच्छा लग रहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव जीत गई। चलिए, ममता बनर्जी जीत गई बंगाल में, बीजेपी हार गई, और एक बिहारी ने भी दिखा दिया कि कैसे वह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी भारी पड़ सकता है, उनकी रणनीतियाँ भारी पड़ सकती हैं। प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वहीं जेडीयू के भीतर जो खुशियाँ हैं वो आप समझ सकते होंगे, लेकिन बोलेगा कोई नहीं, जैसा कि सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने भी कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। बिहार की सियासत में क्या खेला होगा, क्योंकि आरजेडी भी खुश है काफ़ी। देखते हैं आने वाले दिनों में होता क्या है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।